अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर लाइमलाइट में है। बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां एक तरफ, लेकिन जिस तरह की तर्ज सियासत इस वक्त वहां पर देखी जा रही है उसकी भी तबाही जो 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 कहा जा सकता है कि मुल्क की जो पॉलिटिकल सिस्टम है या जमहूरी इक़्तिदार हैं वो इस वक्त बिल्कुल साइडलाइन शायद हो चुकी हैं, क्योंकि वहाँ पर मसला यह है कि आज जो अपोजिशन के अरकान ने उनको हलफ उठाना था, एक तरफ तो उनको हलफ नहीं उठाने दिया गया, जो एक टेक्निकल तौर पर जैसे कहें कि कोरम पूरा ना हुआ और उसके बाद जो है ये इजलास मुलतवी हो गया। और उसके साथ साथ इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो वहाँ के वज़ीर आला लेते नज़र आए, जिन्होंने कहा कि हमने कहा था कि हम जो है अपोजिशन के लोगों को हलफ बर्दारी नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ अपने ही जो PTI के नाराज़ अरकान हैं, सेनेट इलेक्शन में उनके खिलाफ PTI की जो हुकूमत है उसने अपोजिशन से हाथ मिला लिया है। ये किस तरह की तर्ज सियासत है, वहाँ पर क्या चल रहा है, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। ब्यूरो चीफ पेशावर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे असल मामला क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त KP की सियासत में? कुछ समझ से बालतर रही चीज़ें, क्योंकि सियासी अक़दार, क्योंकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ा एतराज़ किया कि जो जमहूरी इक़्तिदार हैं उनको बालाए ताक रखा गया। क्या देख रही हैं आप? जी बिल्कुल इमरान, बहुत शुक्रिया। ये एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त, जहां पर के तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और तहरीक इंसाफ को अगर आप असम्बली में देखें तो वो एक भरपूर अक्सरियत, 2/3 अक्सरियत के साथ भी मौजूद है। उसके मुकाबले में मखसूस नशिस्तें मिलने से पहले अपोजिशन की जो तादाद थी वो आटे में नमक के बराबर थी। अभी उनको तकरीबन 53 लोग इनफैक्ट मिल गए हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अक्सरियती जमात है वो उसके अपने लोग, आपने इरफान सलीम की मिसाल दी कि वो कहते नजर आ रहे हैं कि ये आइन की जो बालादस्ती थी उसको ख़त्म करने की कोशिश है। वो अपने ही लोगों पर उंगलियां उठाते नजर आते हैं, वो अपने ही वजीर आला के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो अपने ही मुशीर इत्तलात के खिलाफ बात कर रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। सारी पार्टी तकरीबन एक दूसरे को जो है, एक तरफ एक गद्दार कह रहा है, दूसरे को गद्दार कह रहा है। तो कोई अजीब ही सी एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है। और वो क्रिएट उस वक्त हुई है कि जो 1 साल पहले सेनेट के लिए जो लिस्ट दी गई थी उसको एकदम से तब्दील कर दिया गया और उसमें कुछ नामों को हटाकर, कुछ नामों को कम करके ये कहा गया कि अब बस यही लोग जो हैं वो हमारे सेनेट के इलेक्शन के लिए उम्मीदवार होंगे और जो बाकी लोग हैं वो अपने पेपर विड्रॉ कर लेंगे, जिसको 5 लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। और आपने देखा कि मुख्तलिफ TV चैनल्स पर बरमला इजहार भी करते नजर आते हैं कि ये जो फहरिस्त लाई गई है, जिसको कहा गया है कि ये अडियाला जेल से लाई गई है, इनफैक्ट ये खान साहब की लिस्ट नहीं है और ये खुद से बनाई गई है। और ये भी वो इल्ज़ाम लगाते नजर आते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के कुछ मोहरे हैं हमारी पार्टी के अंदर जो ये सारा खेल खेल रहे हैं। क्योंकि जो 3 नाम हैं जिनको जितवाने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो इनके पास है एक नाम या फिर आप अपोजिशन की बात कर ले, तो वो यही कहते नजर आते हैं कि ये सब जिन 3 लोगों को जितवाने की कोशिश की जाएगी ये एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं और हम अपोजिशन को जितवाने के लिए क्यों बात कर रहे हैं। और इमरान, ये बात भी सही है कि जब आपके पास 92 लोग मौजूद हैं तो आप तो खुद इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप अपनी सीटें 2 टेक्नोक्रेट 2 खवातीन निकाल सकते हैं, आप जनरल सीट्स भी निकाल सकते हैं। तो फिर आप क्यों 5, 6 और 5 के फार्मूले पर जा रहे हैं? तो बेसिकली ये एक मसला है जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश है। अच्छा, इससे वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कितना बदजन हुआ है इस तमाम मामले को, या इसको मिसहैंडल आप कहेंगी कि क्या आपकी नज़र में ये?
देखें, पॉलिटिकल सिस्टम तो वाकई बहुत ज्यादा इस लिहाज से मुतासिर हुआ है कि लोगों का एतमाद इस पॉलिटिकल सिस्टम पर, पार्लियामेंट पर खत्म हो गया है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ कि सुबह से हम लगे हुए हैं कि हेल्प हो रहा है, हेल्प नहीं हो रहा है, और जाहिर है हम अपने सोशल मीडिया पर भी ये चीजें जो है वो डाल रहे होते हैं। लोगों ने, मेरे अगर टाइमलाइन पर आप जाके देखें तो उन्होंने एक जुमला, मैं आपको उनका बताती हूँ कि उन्होंने कहा कि मैम फरजाना, आप तो संजीदा गुफ्तगू करती हैं, संजीदा इश्यूज को उठाती हैं, खुदा के लिए इस पॉलिटिक्स पर बात मत करें, इस पर तो वैसे भी हमारा एतमाद नहीं है। अब ये एक आम आदमी की आपको बात बता रही हूँ। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो वो तो उनके अपने लोग ही उनके खिलाफ खड़े हो गए कि जनाब ये हो रहा है, और कैसे एक किस्म की इस सिस्टम को खराब करने की, और आईन के ऊपर वो बता रहे हैं कि आईन को पामाल करने की बातें हो रही हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की बात है। तो बात ये है कि ओवरऑल मुझे खुद ऐसे लग रहा है कि चीजें जो है वो ठीक तरफ नहीं जा रही है। आप मरकज में अगर देखते हैं तो पहले भी ये बात होती रही है कि जब भी सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो मंडियां लग जाती हैं। ये बिल्कुल, ये तो हमेशा से एक रिवायत थी ना कि सेनेट के इलेक्शन से पहले मंडियां लग जाती थी और उसमें बहुत इस चीज का अमल दखल होता था, लेकिन अब तो एक नई जहद जो है वो मुतारिफ कराई गई है। जी बिल्कुल, और यही वो पॉइंट है कि वो जो लफ्ज इस्तेमाल होता था वो आप और मैं नहीं करते थे कि मंडियां लग गई हैं, वो यही पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की वीडियोस रिलीज करती थी, वो बैग्स सामने आ जाते थे नोटों से भरे हुए, वो लोग सामने आ जाते थे जिन्होंने लिया होता था पैसा या दिया होता था, बहुत सारी चीजें जो थी वो मंजर आम पर आ जाती थी। लेकिन अब जो वजीर आला साहब है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई इमरान, कि जब वजीर आला साहब एक तरफ ये कहते नजर आए कि आज मैंने जिनको हेल्प नहीं लेने दिया अपनी असम्बली में वो गैर आईनी एक काम था और हमारी नशिस्तें छीनी गई थी, इसलिए मैंने मैंने अपना वादा पूरा किया और मैंने उनको हेल्प नहीं लेना दिया। और फिर वही वजीर आला थोड़ी देर के बाद उसी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बैठ जाते हैं और अपोजिशन के साथ 6 और 5 के फार्मूले को तय करते नजर आते हैं कि कल इसे किस तरह मुमकिन बनाएंगे। तो आप सूरत हाल देख लें कि ये हो क्या रहा है। नहीं तो हो सकता है उनके लिए भी नहीं, उनके लिए भी आगे कुआं पीछे खाई का मामला हो ना, अपनी साख बचानी है। अगर आज अगर ये वाला पैंतरा है जनाब कि मैंने हलफ नहीं लेने दिया, तो अपनी साख भी तो बचानी है। जी, अपनी साख तो देखिए, साख क्या बचानी है कि साख तो दाव पर अब लग गई ना, कि आपके अपने अंदर के लोग खड़े होकर इस तरह की बातें और आपके ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दे। लेकिन मैं आपको ये आज करना चाह रही थी, वो जो हमने कहा ना कि सेनेट में मंडियां लग जाती है, हाँ। तो इसका अपोजिशन लीडर भी और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब भी ये जवाब देते नजर आते हैं कि ये जो हम 6 और 5 का फार्मूला तय कर रहे हैं और इसके मुताबिक सेनेट का इलेक्शन कराना चाहते हैं, तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम नहीं चाहते कि ये मंडियां लगे। लेकिन बहरहाल पस मंजर में मतलब हमारे सामने आए वो कुछ और है। आप देख रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि कहानी असल में क्या है। अच्छा, अब ये बताइए, ये इन 30 अरकान के बाद क्या कोई तब्दीली बड़ी आप देख सकती हैं? एक तो ये पॉइंट, और फिर दूसरा ये जो नाराज अरकान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला ये ऐसे दबेगा नहीं। आप उनके हुकूमत के साथ मिलके या ऑपोजिशन के साथ मिलके जो है वो ये इलेक्शन भी करवा देंगे, लेकिन उसके बाद क्या आप समझते हैं कि यहाँ से डाइवर्जन शुरू होगा और ये जो नाराज अरकान हैं ये एक बड़ी दरार डाल सकते हैं उस पूरे सिस्टम में वहाँ पर PTI के अंदर? ये हमारी पेशन गोइयां बहुत ज्यादा हैं और एजम्पशंस हैं जो हम बहुत देर से दे रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल में हमें कल के दिन का इंतजार कर लेना चाहिए इस सवाल के जवाब के हसूल के लिए, क्योंकि कल का दिन हमारे लिए बहुत सारी चीजों पर वो जो पर्दे पड़े हुए हैं या परत दर परत बहुत सारे मामलात हैं, उनमें से उनको बहुत सारी चीजों को सामने लाने का सबब बन जाएगा। अगर तो वजीर आला और अपोजिशन ने या हुकूमत और अपोजिशन ने जो तय किया है रिजल्ट उसके मुताबिक आता है कल के इलेक्शन का, तो फिर मामला एक और होगा। लेकिन अगर बीच में ये जो नाराज उम्मीदवार हैं सेनेट के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले, अगर इनको नहीं बिठा पाते आज और कल ये इलेक्शन में आते हैं और इनमें से कोई जीत जाता है, तो फिर आप कह सकते हैं
कि वजीर आला के लिए एक मुश्किल वक्त जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये सारी अभी अजम्पशन है, कल हमें पता चलेगा कि असल हकीकत क्या है और वाकई क्या पीटीआई के अपने लोग पीटीआई को डंट लगाने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसका जवाब हमें कल मिलेगा। यानी कल आप समझती हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजों से पर्दा भी उठ जाएगा और बहुत सारे हकायक हैं वो भी सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि ये जो लोग अभी तक इतने दावे कर रहे हैं कि नहीं हम खान साहब के नजरिए के साथ हैं, हम अगर अपनी हुकूमत की बात नहीं मान रहे हैं और हम अपने इलेक्शन विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम नजरिए को लेके चलने वाले लोग हैं। तो फिर कल पता चल जाएगा कि मजीद कितने लोग हैं जो नजरिए को लेके चलने वाले हैं या वाकई वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत कमजोर होती जा रही है, उसके साथ लोग नहीं है। इन सारी बातों का जवाब मेरे ख्याल में हमें कल मिलेगा। ठीक है, यानी लिटमस टेस्ट जो है वो कल ही होगा और कल जो है वो देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उनकी मौजूदा हुकूमत बिलखुसूस अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और पीटीआई के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है वहाँ पर सियासत किस तरीके से आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली। शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे मानसून का जो स्पेल इस वक्त तबाही व बर्बादी लेकर आ चुका है, मज़ीद आगे क्या खबरें, क्या इक़दाम, इन तमाम चीज़ों का हम जायजा लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मानसून के तबाहकुन बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद अब सिंध का रुख भी कर लिया है। पंजाब में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और अब तक मुल्क भर से तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद के जा बहक होने की इत्तलात और सैकड़ों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। उसके साथ साथ अरबों रुपए के माली नुकसान हुआ, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। साथ ही साथ जो इस वक्त सूरत हाल देखी जा रही है, सिर्फ पंजाब की अगर बात करें, काफ़ी वसी पैमाने पर वहाँ पर नुकसान हुआ है। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं और आज पंजाब में जो है मानसून का चौथा स्पेल भी शुरू हो चुका। उसके साथ साथ सिंध में भी, इंटीरियर सिंध की अगर बात करें तो वहाँ इस वक्त बारिशें जारी हैं। आगे ये बारिशें क्या रुख इख्तियार करती हैं, मानसून के और कितने स्पेल्स इस वक्त नज़र आएंगे और इनकी तबाही से बचने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इन दोनों के ऊपर मैं बात करूंगा। हमारे साथ इरफान अली कठिया साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं पीडीएम पंजाब के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और उनके साथ अंजुम जैगम साहब जो कि वेदर एक्सपर्ट हैं। अंजुम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अंजुम साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, इतना ये जो डिज़ास्टरस स्पेल इस वक्त जारी हैं, ये कब रुकेंगे, इनमें मज़ीद शिद्दत क्या मुतवक्के है और कहाँ कहाँ पर है? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो मानसून का जो इम्पैक्ट है वो सुबह सिंध के ऊपर है और कल से सुबह सिंध के अक्सर इलाकों में जो है वो कहीं हल्की, कहीं तेज और कहीं शदीद मूसलाधार बारिश हो रही है। जैसा कि आज लाड़काना में तकरीबन 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कल बदीन जो है वो इसका मरकज था, बदीन में भी तकरीबन 60 से 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये सिलसिला जो है सिंध से आज रात गए जो है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इस बात की तवक्को है कि कल से ये सिलसिला फिर पंजाब के बालाई इलाकों में जो है शिद्दत इख्तियार करेगा और दरियाए चनाब और झेलम की जो कैचमेंट एरिया है, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके, यहाँ सियालकोट और लाहौर के और उससे मुल्लिका इलाके हैं, यहाँ पर फिर एक मरतबा जो है मानसून अपना रंग दिखाना शुरू करेगी। अच्छा, जो तवातुर के साथ बात हो रही है, क्लाउड बर्स्ट हो गया और क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली बारिशें, इसका ज़रा फिनोमिना हमें बता दीजिएगा जगम साहब। जी देखें, क्लाउड बर्स्ट एक टिपिकल साइंसी टर्म है जो कि मोस्टली जो है वो पहाड़ों के रिलेटेड जो वादियां हैं वहाँ पर यह फिनोमिना होता है। ऑल्दो के पाकिस्तान में कुछ अरसे से टॉरेंशियल रेनफॉल्स हो रही हैं और फिगर 200 से क्रॉस कर जाता है, इसको हम क्लाउड बर्स्ट नहीं कह सकते। क्लाउड बर्स्ट के लिए जी बेसिकली जो है वो थंडरस्टॉर्म होना चाहिए जिसमें बहुत तेज़ हवाएं और गरज चमक होती है और नॉर्मली ये फिनोमिना इस तरह डेवलप होता है कि जो नम आलूद गर्म हवाएं ठंडी होकर ऊपर की जानिब उठती हैं तो पहाड़ों के जो स्टीप स्लोप्स होते हैं वो इसको लिए बहुत मददगार होते हैं और प्लेंटी ऑफ जो मॉइस्चर होता है वो लिफ्ट करके जो है ऊपरी सतह पर जाता है।
जहां पर जो है कूलिंग मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये सडन कंडेंस होता है और उसके साथ साथ बादलों के अंदर शदीद जो पानी का एक बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, और जब ये बादल बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं तो सडन ये जो है वो जमीन पर गिरते हैं, और इस तरह होता है जैसे आपने एक पूरी बाल्टी किसी छोटे से एरिया में फेंक दी हो। और नॉर्मली जो है इसमें ये होता है जनाब कि तकरीबन 100 मिलीमीटर रेनफॉल 1 घंटे में हो जाती है। अच्छा, तो इस वक्त आप समझ रहे हैं कि जो बात की जा रही है उसमें मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि ये क्लाउड बर्स्ट मुख्तलिफ जगहों पे हुए हैं। देखें जी, पीएमडी के पास जो है रडार भी अवेलेबल है, लाइटनिंग डिटेक्टर्स भी लगे हुए हैं। तो आज जो पिछले दिनों बात चकवाल के लिए हो रही थी, तो उस एरिया में जी 15 से 18 घंटे में 243 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दैट वाज नॉट अ क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट मैंने जैसा कि आपको बताया कि मोस्टली जो है वो पहाड़ों के साथ वादियों में होता है। ठीक है, जरा काठिया साहब की तरफ चलेंगे। इरफान साहब, ये फरमाइएगा, इक़दामात यकीनन हम जानेंगे, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक जो गिलगित बल्तिस्तान है यहाँ पर 13,000 के करीब ग्लेशियर्स हैं, और पोलर रीजन से बाहर ये दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है ग्लेशियर्स का, और 48 डिग्री प्लस जो गर्मी है वो इन ग्लेशियर्स को तेज़ी से पिघला रही है, जिसकी वजह से बारिशें और सैलाब का रुख जो है वो इख्तियार कर रही है। कितनी तैयारी इसकी हमने 2022 के सैलाबों के बाद की? आज लग नहीं रहा हमें कि हमने शायद कोई सीरियसली इस चीज़ को लिया हो। अगर लिया होता तो आज इस तरह के वाक़यात नहीं होते, कम से कम उतना नुकसान नहीं होता इंसानी जानों का। इरफान साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ओवरऑल जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स हैं इसके लिए अभी हमें मज़ीद इसके लिए तैयार होना होगा। लेकिन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि पीडीएम पंजाब को और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। तो पंजाब में अगर हम ओवरऑल, जैसे अभी अंजुम साहब ने बताया कि इस साल का जो मॉनसून था ये ऑलरेडी प्रिडिक्टेड था कि 20 से 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल रहना है। और इसके साथ साथ पंजाब की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, पिंडी, गुजरात, लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन, ये इसका खास तौर पे मरकज रहना है। और यही हुआ कि अगर हम डेटा एनालाइज करें तो 24 के डेटा को देखते हुए जुलाई के यकम से लेके 18 तक अभी तक 71% बारिश ज़्यादा हो चुकी हुई है। तो इन चीज़ों में हमें ये चीज़ देखनी होगी कि ये अर्बन फ्लडिंग का जो फिनोमेना है ये एक अब इन रिसेंट ईयर्स में इसने जन्म लिया। लेकिन साथ ही साथ ये मैं बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पीडीएम पंजाब पूरी तरह से हम इस चीज़ को एनालाइज करके रखा हुआ था हमने। और आप यही देखें कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर रिपीटेड साइकिल में जितने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और जितने वाटर कैरिंग चैनल्स हैं, वो नाला लई का नाले हों और उसके साथ साथ सियालकोट और नारोवाल के बड़े नाले हों, या अर्बन सेंटर्स में हमारे लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, इनकी अर्बन जो वाटर कैरिंग चैनल्स हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, उनकी डीसिल्टिंग हो। मल्टीपल साइकिल्स में ये डीसिल्टिंग हुई। और यही वही अनप्रेसिडेंटेड बारिशों के बावजूद लाहौर में तकरीबन 2 बड़ी बारिशें हो चुकी हैं। इसी तरह बाकी तमाम रीजन में पानी अर्बन सेंटर से 4 से 6 घंटे में लाइफ अगेन नॉर्मलाइज हुई और लोगों को मेन आर्टरीज, मेन शाहराहें वो बिल्कुल खुली मिली। लेकिन अब क्योंकि पैटर्न्स इस तरह के हैं तो हमें बिल्कुल इसके लिए ये तैयार रहना होगा कि जो प्रीवियसली कन्वेंशनली ये समझा जाता था कि सिर्फ दरियाई सैलाब ही हमारा मेन मसला है, अब शायद चीज़ें ऑल टुगेदर चेंज हो गई हैं। अब पैटर्न्स और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, हालिया गवर्नमेंट ने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स को अगर देखें तो लाहौर और इसके साथ साथ बाकी बड़े अर्बन सेंटर्स में अब अंडरग्राउंड स्टोरेजेस जितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं कि जहां पे पानी का और पब्लिक न्यूसेंस का सबब बनता है जब ज़्यादा बारिश होती है, तो इन जगहों पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऑलरेडी ये अंडरग्राउंड स्टोरेजेस बनाना शुरू कर दिए हुए हैं। लाहौर में पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 बने और इस जून 30 को 14 मजीद बन गए। तो इन 24 नए अंडरग्राउंड स्टोरेजेस के साथ कि जिनमें रिचार्ज वेल्स की भी ऑप्शन मौजूद है, इनसे मैं बड़े पुरएतमाद तरीके से ये कह सकता हूं कि अब लाहौर और इस तरह के बाकी बड़े अर्बन सेंटर्स जिनमें ये अंडरग्राउंड स्टोरेजेस बन रहे हैं, ये वो एक फोरसाइटेडनेस है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि जो आने वाले वक्त में हमें इन टोरेंशियल रेन्स और इन क्लाउड बर्स्ट्स या बाकी फिनोमेनाज और अर्बन फ्लडिंग से इंशाल्लाह ना सिर्फ निजात मिलेगी बल्कि इस पानी को दोबारा रीयूज भी किया जा सकेगा। मैं
आपकी इजाजत से साथ साथ ये भी बताऊं कि बेशक ये तमाम एक बड़े स्पेल्स और ह्यूज रेनफॉल रहा, लेकिन आप देखें कि हमने 24 घंटे में, जिस दिन चकवाल और झेलम में और नाला लई में बड़ी बारिश आई, उस दिन 24 घंटे से भी कम वक्त के अंदर हमने 1093 लोगों को इवैक्यूएट किया। और ये इवैक्यूएशन इतनी मुश्किल थी कि 3 जगहों पे हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशन हुए, जिसमें झेलम, चकवाल और नाला लई के मुजाफात शामिल हैं। और हमने तकरीबन 200 लगभग लोगों को हेलीकॉप्टर से हमने इवैक्यूएट किया। और मैं फिर एक दफा समाज के साथ कहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये तैयारी ही थी कि कोई एक जगह पे भी एक भी कीमती मैं अंजुम साहब से ये जानना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि ये फर्दर जो स्पेल हैं वो खुदा न खास्ता और ज़्यादा जो है वो तबाही ला सकते हैं, और ज़्यादा उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, शिद्दत बढ़ेगी? देखें जी, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के टॉप 5 ममालिक में शामिल है। और क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ दर्जा हरारत बढ़ना नहीं होता, इसके साथ साथ जो हमारे वेदर पैटर्न्स हैं ये भी चेंज होते जा रहे हैं और तो ऐसा बुनियादी तौर पर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे सर ने भी बताया कि अब तक मैं ये जानना चाह रहा था कि बुनियादी तौर पर ऐसा वेदर पैटर्न क्या तब्दील हुआ है? देखें जी, सबसे पहले तो आपके हमारे यहाँ जब टेम्परेचर्स राइज हुए और उसकी वजह से, जैसे आपने बताया कि पिछले दिनों हमारे चिलास और जो इंतहाई नॉर्दर्न इलाके हैं यहाँ टेम्परेचर 48 तक पहुंच गए, जो कि वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि जब आपका पहाड़ी वादियों में 30 डिग्री से टेम्परेचर राइज हो जाता है तो आपके ग्लेशियर जो है वो पिघलना, उनका मेल्टिंग रेट फास्ट हो जाता है और इसके साथ साथ ग्लोव के इवेंट बढ़ जाते हैं। फिर जब एक लंबे अरसे के लिए आपने देखा कि एक हीट वेव जो है जिसने पंजाब का अहाता किया, उसकी वजह से एनर्जी जो है इस इलाके में ट्रैप हो गई। और जैसे ही मॉनसून की एंट्री हुई तो जो हमने पैटर्न्स देखे, जो रेन इवेंट्स हुए वो बहुत ज्यादा टॉरेंशियल हो गए, जैसा कि 243 इन 15। राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ। एक बार फिर अंजुम ज़ैगम साहब से बात करेंगे, लेकिन इस बीच में हमारे साथ इरफान साहब भी मौजूद हैं। इरफान साहब, ये पीडीए में जो है वो ज़ाहिर है कि उनके पास सैटेलाइट्स हैं और उसके हवाले से वार्निंग आ जाती है, वेदर पैटर्न के हवाले से, मुतवक्का बारिशों के हवाले से। लेकिन जो सैलाब असल में आता है, जो अर्बन फ्लडिंग है, ये तो इंक्रोचमेंट्स की वजह से, जो आबी गुजरगाहें नहीं हैं उनकी वजह से इसमें शिद्दत हो जाती है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि अर्बन हिजरत होती है और आपके रूरल से और अर्बन साइड पे लोग आते हैं बगैर प्लानिंग के, विदाउट मास्टर प्लान, जो है हमारे शहर आबाद है। कराची में मिसाल लूंगा, आपकी तरफ भी ऐसा होगा, तो इसमें कितना बड़ा अलार्मिंग साइन है ये इस तरह के हालात? जी बिल्कुल, आगे फ्यूचर में ये हमें इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना होगा और एक रेजिलियंस की तरफ हमें जाना होगा कि ये अब जो हमारी एक रैपिड अर्बनाइजेशन है उसमें ख़ास तौर पे हमें ये जो अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना है इसमें हमें परमिएबल स्पेसेस छोड़नी पड़ेंगी, हमें रिचार्ज वेल्स की तरफ जाना होगा और हमें रेन हार्वेस्टिंग का जो टेक्निक्स हैं इनको एम्प्लॉय करना होगा कि जिस तरीके से बारिशें हो रही हैं, आप 2024 को देखें, अब 2025 और फिर आगे जो प्रोजेक्शंस हैं कि ये हर साल हमारा मॉनसून इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाना है, तो इसके लिए बिल्कुल तैयारी की ज़रूरत है। इसके लिए तैयारी की ज़रूरत है। अंजुम साहब, ये फरमाइएगा, कराची में क्या फोरकास्ट है इस वक्त मॉनसून की? देखिए जी, अब तक कराची में मॉनसून की एक अच्छी रेन हुई जो कि हमने जून के आगाज में देखी जब मॉनसून की एंट्री हुई। उसके बाद लास्ट नाइट भी हमने हल्की फुल्की रेनफॉल देखी। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं जिसको हम इक्वेटोरियल पैसिफिक के टेम्परेचर्स कहते हैं, वो अब अल नीनो से, न्यूट्रल से लानीना की तरफ जा रहे हैं। और जब लानीना एस्टेब्लिश होता है तो हमारे जो सदर्न रीजन है इसमें रेनफॉल जो है वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो इस बात की तवक्को है कि आने वाले अगस्त के दौरान कराची बशमूल सिंध में जो है वो इंटेंसिव इवेंट आने के इम्कानात मौजूद है। यानी अगस्त में आप देख रहे हैं कि कराची में मामूल से ज़्यादा या गैर मामूली नौयत की बारिशें जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। हमारे साथ अभी इस वक्त हम अपने पैनल से बात कर रहे थे और बात हुई क्लाइमेट रेजिलियंस की। तो आपको याद होगा क्लाइमेट रेजिलियंस फंड भी एक बना था और उसमें इंटरनेशनल प्लेजेस भी हुए थे 2022 के सैलाब के बाद, और तकरीबन $30 अरब का पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। उसके बाद इस फंड को लेकर और इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो साथ लिया, ऑन बोर्ड लिया, मामला कहाँ तक पहुँचा, इस पर हम एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे। और सेनेटर शरी रहमान जो कि चेयरपर्सन हैं
क्लाइमेट चेंज कमेटी की, उनसे इसके ऊपर हम उनकी राय जानना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान का आलमी अखराज में सिर्फ 8.5% हिस्सा है, लेकिन इसके नतीजे में जो मौसमियाती आफात आती हैं, इसके नतीजे में होने वाली अमवात जो हैं पाकिस्तान में 15 गुना ज़ायद हैं। इस हवाले से क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से बड़ा नाम सुना, बहुत काम हुआ, और हमें याद है कि 2022 का जो सैलाब था उसमें पाकिस्तान की मईशत को $30 अरब का नुकसान हुआ था, और उसके बाद जो डोनर ममालिक थे उन्होंने पाकिस्तान की मदद करने का वादा किया, और तकरीबन कहा जा रहा था कि $10 अरब की जो है वो प्लेज किए गए, लेकिन बाय 2024 सिर्फ $2.40 अरब पाकिस्तान को मिले थे, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक हर साल 40 से 50 बिलियन डॉलर्स की हमें इस हवाले से ज़रूरत पड़ सकती है सालाना। सेनेटर शरी रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरपर्सन क्लाइमेट चेंज कमेटी की। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा, आप बहुत एक्टिव रही क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से, क्या आपकी फाइंडिंग रही, और उसके बाद ये इंतहाई और इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जनाब पाकिस्तान किस हद तक आगे बढ़ा, उसमें हमारी नाकामी की वजूहात क्या हैं कि जो आज हम ये तमाम सूरत हाल देख रहे हैं। मैम जी, आप दो अहम सवाल पूछते हैं मेरी नज़र में। वो ये है कि पाकिस्तान कहाँ तक पहुँचा अपने रेजिलियंस और माहौलियात के जो असरात हैं उसको फाइट करने में, उसके असरात को मैनेजेबल बनाने में। और दूसरा आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनली आपने जो इंसाफ का हवाला दिया है उसकी जंग हमने बहुत ही शानदार तरीके से 2022 में लड़ी थी। तो उस हवाले से देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी इंटरनेशनली बिल्कुल बनता है कि पाकिस्तान एक आदमी सतह पर अपनी आवाज़ बुलंद करे, और इस पूरे एक महाज जो हमने बनाया हुआ था और बहुत ही अहम और ताकतवर महाज था पूरे ग्लोबल साउथ का, जिसमें 130 से ज्यादा ममालिक थे, मतलब बहुत ज्यादा ममालिक थे, चाइना भी इंक्लूडेड था। तो ये बहुत, अब दो चीजें हुई जी। लॉस एंड डैमेज फंड का आपने 3 साल से कोई नाम निशान सुना है कि पाकिस्तान की उस पर आवाज कहाँ गई, शमूलियत कहाँ गई, फॉरगेट लीडरशिप। तो ये क्या हुआ इसका, मैंने उस वक्त भी कहा था कि इससे एकदम आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अपनी लीडरशिप पोजीशन या आवाज तो उस पर कायम रखें। वो गायब हो गई केयरटेकर हुकूमत के बाद, मैंने कुछ सुना। इस पर मैं पूछती रहती हूँ, बट अहम कॉन्फ्रेंसेस में आवाज़ पाकिस्तान की मैं नहीं सुन रही हूँ इंटरनेशनल सतह पे, और ये बड़े अफसोस की बात है मुझे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त के बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मेरे साथ बहुत काम किया इस पर, और बहुत जो भी मांगा उस पर लीडरशिप दिखाई, और ताकि हमारी एक आर्टिकुलेटेड फॉर्मल पोजीशन बहुत स्ट्रांग आई, ग्लोबली आई थी। नहीं, इतना अब आपने आसानियां की, इतना जो है फ्रंट फुटिंग पे उस वक्त जाके ये काम हुआ था जो आप लोग कर रहे थे, और इंटरनेशनल पूरी कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान के साथ थी, लेकिन उसका फॉलो अप आप क्यों, मतलब हुकूमत की प्रायोरिटी में नहीं है, हम लोगों में वो कैपेबिलिटी नहीं है, या हमारी तरजीहात में नहीं है? हम बिजनेस एज यूजुअल में लग जाते हैं, यानी कागजी कार्रवाई करना, 1-2 जगह स्टेटमेंट कर देना, हम समझते हैं हमारा काम मुकम्मल हो गया, हमने किसी बॉक्स को टिक कर दिया। और सारे ऐसे नहीं है, जाहिर है बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत काबिल लोग भी हैं, लेकिन तरजीह को बहुत पुश करना पड़ता है, रात काफी रज्जगा करना पड़ता है मामलात को इस कैपेसिटी से लेके ऊपर तक पहुंचाने में। मतलब हम जमीन पे सो रहे थे 3 दिन, कॉन्फ्रेंस तो खत्म हो गई थी COP27। ये मैं जानना चाह रहा था कि क्या डोनर कंट्रीज कुछ प्री कंडीशंस भी रखती हैं, या हो सकता है कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट हो जो शायद हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं उनकी उस प्लेजिंग को कैपिटलाइज करने के लिए? बात है जी, दोनों कंट्रीज अपने प्लेजेस नहीं पूरे कर रही। बहुत सारे ममालिक जो 2015 में पेरिस में उन्होंने बहुत एग्रीमेंट्स किए थे, 2019 में भी उसके बाद जाके कहा कि जी क्लाइमेट जस्टिस पर हम पाबंद रहेंगे, बहुत सारे ममालिक नहीं कर रहे। वो अब डिफेंस की तरफ अपना पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि मसलन यूरोप को नेटो में डालना पड़ रहा है, फंडिंग ज्यादा करनी पड़ी है। इस तरह की बातें हो रही हैं, और कोई
कुछ के तो लफ्जी कमिटमेंट्स भी हट गए और कुछ के रह गए हैं, लेकिन फंडिंग पर बहुत इम्पैक्ट है। हाँ। होगा भी। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने भी जहाँ जहाँ जो जैसे लोन अग्रीमेंट्स और डेट स्वैप वगैरह जो होते हैं, हाँ। वो कंडीशंस पर मबनी होते हैं। आपने मुल्क में फुलफिल करनी होती है कि आप कागजी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप फला जगह जहाँ आपने प्रॉमिस किया है वहाँ आप ग्रीनिंग कर रहे हैं, या आप वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ा रहे हैं, या आप पानी में पोल्यूशन कम कर रहे हैं, हवा में आप आलूदगी कम कर, इस तरह की चीजें आपको दिखानी होती हैं जो आपने साइन ऑफ की होती है, फिर उसके एवज आपको मिलता है। चले तो ये तो वो मामला हुआ जो हमें नहीं मिला, लेकिन बात ही कि जो तकरीबन 2-2.5 अरब हमें मिला, आप सेटिस्फाइड हैं कि वो उन्हीं जगहों पे लगा, उन्हीं हेड्स में लगा, उसी क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से जो हमें करना था उन्हीं कामों में लगा? आप मुतमईन हैं इससे? देखिए, कामों में लगाना जरूरी होता है और सूबों की तरफ से ये प्रोजेक्ट्स आते हैं, फेडरल गवर्नमेंट को नहीं उनमें इंटरफेयर करना चाहिए, मगर क्योंकि काम उन्होंने ओवरसी करना होता है। हाँ। तो ये देखिए बहुत छोटी सम है जो आपने मुझे बताई है, तो इसमें लगाना ना लगाना तो कोई बात ही नहीं हुई, लग तो गए। लेकिन इश्यूज ये हैं कि कैपेसिटी जो है मिनिस्ट्रीज में, हर जगह क्लाइमेट मिनिस्ट्रीज में बहुत कम है, क्योंकि ये साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है। यहाँ इस दफा क्लाइमेट मिनिस्ट्री ने पिछली दफा भी अपने पैसे खुद नहीं खर्च कर पाए थे, छोटी सी बजट इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, तो ये अफसोसनाक अमल है जी। इसका मतलब ये है कि आपने उस पर फोकस नहीं किया और तरजीह नहीं दी और कैपेसिटी नहीं इस्तेमाल की। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि पैसे काटने के बजाय पीएसडीपी के पैसे बढ़ाएं और कैपेसिटी बढ़ाएं, ये जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर शहरी रहमान हमारे साथ मौजूद थी, और यकीनन सबसे पहले हमें कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करना होगा, और साथ साथ जो बात की जा रही थी क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से, हुकूमत को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान इंतहाई कामयाब सिफारतकारी के साथ, बड़ी तवाना सिफारतकारी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो हुकूमत के लिए ये काम इंतहाई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन चुका है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।